नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका ट्राइंगल पार्ट रहेगा। देखिए दोस्त, आपका जो ट्राइंगल यहाँ पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो ट्राइंगल आपका जो एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपको देखिए आपका लगभग में फरवरी फेज में आपका एग्जाम होना ही तय है। अब जनवरी यानी फरवरी में आपका पेपर होना तय है, जिसमें ट्राइंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्राइंगल से आप एग्जाम में देखेंगे कि भैया ट्राइंगल का एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना होता है। तो आज जो हम ट्राइंगल पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे एक थेल्स थ्योरम होता है और थेल्स थ्योरम का एक विलोम भी होता है। तो दोनों आज थ्योरमों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, जो हम थेल्स थ्योरम आपको बताएंगे अलग अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो ट्राइंगल, देखिए मन में क्या होता है दोस्त कि आपने देखा हो कक्षा 9 में जब आपने पढ़ाई की होगी, तो कक्षा 9 में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर थोड़ा से अच्छे से आप नहीं पढ़ाई करते। ज्योमेट्री पार्ट जैसे लाइन एंगल आ जाते हैं, ट्राइंगल आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, तो इन सब की पढ़ाई आप अच्छे ना कर पाके इस वजह जब कक्षा 10 में आप यानी क्लास 10 में जब आप प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो आपको थोड़ा सा हवा लगने लगता है और आप दोस्त इसको पढ़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि ABCD लिखा है, इसमें क्या समझ में आएगा, ट्राइंगल बना है क्या समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आपने देखा कि अलजेब्रा वाला पार्ट होता है तो उसको आसानी से कुछ कैसे भी करके आप समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई यार कि आप नहीं समझ पाते। तो आज हम ऐसी क्लास आपको लेके आए कि एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। और ट्राइंगल में फिर आप देखेंगे कि ट्राइंगल में समरूपता यानी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, उसके बाद कांग्रुएंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल है, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम भी आपका नजदीक ही आ गया है और हम आपको ट्राइंगल वाला पार्ट आपको यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले जो चैप्टर की हम शुरुआत यहाँ पर चलिए करने जा रहे हैं वो आपका ट्राइंगल वाला पार्ट रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले प्रश्नावली 6.1 आया है, लेकिन देखिए इसको हल करने से पहले कुछ चीजों को हम आपको पहले से बता देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए कि ट्राइंगल यानी सिमिलर क्या होता है, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, है ना। तो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, इनके बारे में जरा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब दोस्त समझाने की बात करेंगे। देखिए चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको समझाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर एक देखिए आपका जो चैप्टर रहेगा वो त्रिभुज वाला चैप्टर रहेगा, यानी आपका क्या रहेगा, त्रिभुज, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज यानी दो, जिसको हम ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल वाला आपका चैप्टर होता है। ट्राइंगल वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाई चलिए, तो अब हम यहाँ पर आपको चलते हैं। देखिए त्रिभुज वाला चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं, अगर एक त्रिभुज की बात करते हैं, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, AB और क्या दे दिया, C दे दिया, ठीक है। त्रिभुज भैया तीन भुजाओं से घिरी आकृति ही आपकी त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। यानी तीन साइड से कोई चीज घिरा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको पता है कि इसके तीन शीर्ष होंगे, जैसे A, B और क्या, C। तो यहाँ पर देखिएगा कि शीर्ष की अगर बात करते हैं तो A, B और C आपके कई शीर्ष हो जाते हैं। तो आप कहेंगे भैया कि हमारे शीर्ष कितने हो जाते हैं, 3 शीर्ष हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए भाई भुजा बताइए, तो आप कहेंगे एक भुजा, दो भुजा और कई भुजा, 3 भुजा। तो यहाँ पर AB, BC और कामा कितना, CA, ये आपके क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, भुजा होती है, ठीक है। तो AB, BC और CA आपकी क्या होती है, भुजा होती हैं। ABC आपके क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। और आपको बता दें कि इनके जो कोण, देखिए ये आपका कोण हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एंगल ए, देखिए हमारे पास 3 कोण होंगे, एंगल A होगा, एंगल B होगा और एंगल C होगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे साहब ये तो कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक अगर हम ट्राइंगल की शुरुआत करते हैं भाई साहब, तो आपने देखा कि ट्राइंगल में भाई साहब, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष हमारे पास A, B और क्या, शीर्ष, 3 ठो शीर्ष हो जाते हैं और 3 ठो भुजाएं हो जाती हैं और 3 क्या हो जाते हैं, कोण हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ए बी सी शीर्ष है, ए बी बी सी सी ए भुजा होता है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या होते हैं, कोण होते हैं। इस तरीके से मैंने 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष के बारे में यहाँ पर चीजों को क्या करा, समझा है। ठीक है, अब देखिए भैया ट्राइंगल तो कई प्रकार के होते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, 3 आकृतियों से घिरी ही चीज हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्त ये भी आपको देखना है कि त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो अगर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं। अगर हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखें तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है नंबर 1, जैसे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज। और दूसरी पार्ट की अगर बात करते हैं समकोण, एक समबाहु त्रिभुज हो जाता है, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ऐसे हम ट्राइंगल बना देते हैं, त्रिभुज का संकेत करता है भाई साहब। अगर 3 की बात करते हैं तो एक समकोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, देखिएगा एक हमने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चौथे की बात करते हैं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो एक हमारा हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या हो जाता है, विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये 5 हो गए। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया और एक विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, ये 5 टाइप आपके होते हैं, जिसमें आप समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जैसे एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी 3 भुजाएं होती हैं, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज के दोस्त खासियत होती है, इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, और तीनों अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 60-60 अंश के तीनों अंतः कोण होते हैं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा बराबर नहीं होता। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 भुजा बराबर के साथ साथ एक कोण 90 अंश का भी होता है, जिसमें आधार और लंब ही बराबर होते हैं, बाकी किसी को बराबर नहीं किया जाता। एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो एक ट्राइंगल के प्रकार होते हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बनता है, ए बी और क्या सी। एक कोण कितना होता है, 90 अंश का, बाकी दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, 90 से कम होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें दोस्त, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए को ए माना तो इसको भी ए, इसको ये 60 अंश, ये 60 और ये भी कितना होगा, 60 अंश का ही होता है, 60-60 अंश का होता है। तो ए बी सी हो गए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी, इसमें 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, तीसरा बराबर नहीं होता। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है भैया, इसमें एक कोण 90 का होता है, बाकी 2 भुजा बराबर, और वह भुजा आधार और लंब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आधार और लंब आपस में क्या होंगे, बराबर, लेकिन हाइपोटेन्यूज से कर्ण कभी बराबर नहीं होता। एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसको आप देखेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं। त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज के सारे अंग हो जाते हैं, इनके औलाद हो जाते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ये तो त्रिभुज हो जाता है। अब हम समझेंगे दोस्त की हमारी, देखिए ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल। आपको ये भी बता दें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, आपको ध्यान देना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है दोस्त, 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये निश्चित नहीं होता कि 60-60 का ही होता है भैया, निश्चित नहीं होता, कम ज्यादा कोण हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए तीनों, लेकिन हाँ, तीनों का अगर कोण, अगर ये तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ कितना होगा, 180 अंश ही होता है। इसलिए तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये तो हमारी ट्राइंगल की खासियत हो जाती है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखिए,
इसको चेंज करते हैं। देखिए अब दोस्त यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समरूप आकृतियां, ध्यान देना, इसको हम समरूप आकृतियां कहेंगे कि हमारी समरूप आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां, जिसको सिमिलर फिगर के नाम से जाना जाता है, सिमिलर फिगर्स के नाम से जाना जाता है, इसको समरूप आकृतियां कहते हैं। अब आप समझेंगे दोस्त कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, तो इनको हम बताने की कोशिश करते हैं कि समरूप क्या होता है। ठीक है, अब जैसे दोस्त यहाँ पर बता दें कि समरूप क्या होता है, देखिएगा। देखिए जिनकी आकृति एक जैसा हो, आकृति समान हो परंतु आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आकृतियां, ध्यान देना, यहाँ पर लिख रहा हूं कि आकृतियां समान हो, आकृतियां क्या हो, समान हो, लेकिन आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। ध्यान देना दोस्त, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि आकृतियां समान हो लेकिन आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। अब एक आप बड़ा सा आयत ले ले और एक छोटा सा आयत ले ले तो आकृतियां क्या हो सकती हैं, वो समरूप हो सकती हैं। ठीक है, यानी जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्य में आकृतियां हो सकती है। देखिए जैसे हम हो गए, आप एक लोग हो गए, तो हम तो बड़े हैं, आप छोटे हैं, तो छोटा बड़ा चल सकता है, तो लेकिन है तो मनुष्य ही ना, तो उस दौरान हम कह सकते हैं हम आपस में क्या है, समरूप होते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए छोटे बड़े की बात नहीं होती, यहाँ पर मनुष्य एक जैसा होना चाहिए। मतलब मनुष्य हो तो मनुष्य में, अब आपको कहा जाए मैं मनुष्य हूं, अब मुझे भेड़ बकरियों से तुलना की जाए तो वहां पर समरूपता नहीं दिखाई जाए, वो भेड़ बकरी, हम मनुष्य हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या करना होता है कि आकृतियां एक जैसे हो, जैसे भेड़ बकरियों को भेड़ बकरियों के साथ, लेकिन वहां पर छोटा बड़ा होंगे तो समरूप माना जाता है। ठीक है, तो आकृतियां समान हो, एक जैसा हो, लेकिन आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे देखिएगा, आपकी बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें एक रेखाखंड की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने लिया, ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम क्या दिया, बी दिया। एक मैंने और खींच लिया, इसका नाम हमने ए डैश और क्या दे दिया, बी डैश दिया। अब देखिए ये तो है रेखाखंड ही, नाम तो रेखाखंड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा रेखाखंड तो नाम है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखिए कि ये क्या है कि देखिए आकार में छोटे क्या है, बड़े हैं। ये देखिए ये बड़ा और ये क्या है, छोटा। देखिए नाम तो एक जैसा है लेकिन आकार में क्या है, छोटे बड़े, तो ये आपस में क्या होते हैं, समरूप हो सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक वृत्त की बात करता हूँ, एक देखिए एक वृत्त यहाँ पर बनाया, एक वृत्त यहाँ पर बनाया, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक वृत्त की मैं बात करता हूं दोस्त, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए मान लेते हैं कि इसका सेंटर होगा और इसकी कोई त्रिज्या होगी r, इसकी सेंटर होगी, इसकी भी कोई क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आकार आपका छोटा बड़ा है लेकिन है तो वृत्त ना। देखिए मैंने कहा ना कि आकृति एक जैसा होना चाहिए, आकृति एक जैसा होना चाहिए, लेकिन आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आकार में जैसे कोनो मनुष्य बड़ा होता है, कोनो मनुष्य क्या होता है, छोटा होता है, वो समरूप है, छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो समरूप माने जाएंगे। तो क्या है, ये वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पर लिखूंगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक आयत की बात करता हूं, एक आयत की बात करता हूं, एक आयत को मैंने उठा लिया जिसका नाम मैंने क्या दिया, ए बी सी और क्या दिया, डी दिया। और एक आयत मैंने और बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक आयत मैंने और बनाया जिसका नाम पी क्यू आर और क्या दिया, एस दिया। ध्यान देना, आयत की खासियत होता है प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनता है। प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये मेरी लंबाई होती है, ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई और ये भी क्या होता है, चौड़ाई होता है। देखिए है तो आयत, जो रूप ये रखता वही रूप ये रखता है। ध्यान दीजिएगा, जो रूप ये रखता वही रूप ये रखता है।
अब आकृति में छोटा बड़ा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो आयत ही ना यार। हाँ, ये लंबाई, इसमें भी लंबाई, इसमें भी चौड़ाई, इसमें भी चौड़ाई, ये भी 90 का रूप रखता है, वो भी 90 का रूप रखता है। अब भाई देखिए, छोटा बड़ा तो हो सकता है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है भैया कि आकृति एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा कि सभी आयत समरूप होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको बताना पड़ेगा कि सभी आयत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब जैसे एक वर्ग की मैं बात करता हूं, एक वर्ग मैंने बना दिया जिसका नाम क्या दिया? ए, बी और क्या? सी। ये 90-90 का कोण बन जाता है, 90-90 का कोण बन जाता है, ठीक है। एक आयत आप और बनाएंगे, एक आयत मैंने और बनाया जिसका नाम पी क्यू आर और क्या होता है? यस होता है। पी क्यू आर और क्या होता है? यस होता है, ठीक है। तो एक बड़ा, देखिए एक वर्ग है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग की बात हो रही है। ये बड़ा वर्ग और ये क्या? छोटा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं अगर स्मॉल ए माना, ठीक है। प्रत्येक कोण 90-90, इसके 2 विकर्ण होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल ए माना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, वहां भी वर्ग है भैया, देखिए यहाँ भी क्या है? वर्ग है, और यहाँ भी क्या है? वर्ग है। आप कहेंगे वर्ग तो दोनों जगह है, तो आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इसमें ये चीज देखना है कि आकृति वही होना चाहिए, आकार में छोटे बड़े हो जाए चलेगा दोस्त, लेकिन आकृति होना चाहिए। अब ये नहीं कि भैया एक आपने वर्ग बना दिया, या एक हम आयत बना दी, एक हमने वर्ग बनाया और एक हमने क्या बना दिया? आयत। तो ना, ये गलत है, ये क्या है? सरासर गलत है। ये आपका समरूप नहीं हो सकता, ठीक है, ये समरूप नहीं हो सकता। आकृति एक जैसा ही नहीं है, आकृति एक जैसा होना चाहिए दोस्त। अगर एक वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग हो, हाँ छोटा बड़ा चलेगा, लेकिन आकृति एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है और एक आयत है, ये गलत है, सरासर गलत है। तो ये चीज आपका ये समरूप नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। एक समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, ए, बी और सी, इसका भी 60 अंश होता है, इसका भी 60 अंश होता है, इसका भी कितना होता है? 60 अंश होता है। अगर एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं जिसका नाम पी क्यू और कितना दिया? आर, ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है, ठीक है। तो ये 60-60-60-60 बन गए। भाई है तो समबाहु त्रिभुज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो दोस्त, तो भाई एक छोटा बड़ा है, आकृति एक जैसा है। हम लिखेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप हैं या समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने संदेश दिया कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये तो समरूप की कसौटी हो जाती है कि हम चित्र से कैसे पहचानते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी आयत भी समरूप होते हैं, और सभी आपने वर्ग भी देखा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये सब आकृतियां ऐसी हैं दोस्त जो आपस में क्या होती है? समरूप होती हैं। आकृति एक जैसा हो, व्यक्ति छोटा बड़ा चल सकता है। अगर आकृति छोटा बड़ा, देखिए आकृति लेकिन एक जैसा होना चाहिए, व्यक्ति छोटा बड़ा चल सकता है, ठीक है, ये समरूप होता है। आगे आपको यहाँ पर सिखाएं कि सर्वांगसम, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा सर्वांगसम। क्या लिखा? सर्वांगसम, जिसको कॉन्ग्रुएंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए सर्वांगसम का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए कि सर्वांगसम का मतलब क्या है? जिनके सभी अंग क्या हो? समान हो। सर्वधन अंग सम, सर्वधन अंग सम, जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो। देखिए जिनके सभी अंग समान हो, जिनके
सभी अंग समान हो उसी को क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहा जाता है। जिसके सभी अंग आपस में क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वांग सम के नाम से दोस्त जाना जाता है। ठीक है, जिसके सभी अंग आपस में क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहा जाता है। या ऐसे भी बता सकते हैं, जिनकी आकृतियां, देखिए जिनकी आकृतियां, ध्यान दीजिएगा, जिनकी आकृतियां समान हो, जिनकी आकृतियां समान हो, परंतु 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 आकार आकार भी समान हो। ध्यान देना, यहाँ भी आकार समान हो। ठीक है, परंतु आकार भी क्या हो, समान हो। तो जिनकी आकृतियां समान हो परंतु आकार भी क्या हो, समान हो। जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक वृत्त यहाँ पर बनाया और एक वृत्त यहाँ पर बनाया, तो ध्यान देना कि लगभग दोनों वृत्त क्या है, एक जैसे हैं। अगर 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर त्रिज्या, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या है ना। तो जितने त्रिज्या का पहला वृत्त है उतने त्रिज्या का दूसरा वृत्त है। ये छोटा सा थोड़ा बना है, इसको हम बनाते हैं, देखिएगा आपको फिर से बना के दिखाते हैं। देखिए, जैसे एक वृत्त आपने यहाँ पर बनाया, यूं बढ़िया बनाया भाई, तो आपने देखा कि इसकी त्रिज्या r बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर है। आपने फिर एक वृत्त बनाने की कोशिश की, तो आपने देखा कि इसकी भी त्रिज्या कितना है, तो आपने कहा साहब 2 सेंटीमीटर है। क्या त्रिज्या में फर्क है, कहेंगे त्रिज्या में फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों वृत्त एक के ऊपर एक आ सकते हैं। मतलब एक कोई ऐसी वस्तु की आप उनको रखें कि एक के ऊपर एक आ जाए, आपको दिखाई न दे। अब जैसे आप अपनी हथेली कैसे रखेंगे, तो देखेंगे सभी उंगलियां फिर आपस में दिखाई नहीं देगा, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज कि एक के ऊपर एक रखिए तो आपस में फिर दिखाई ना दे, हाँ, एक मूंद जाए। एक व्यक्ति दूसरे को क्या करे, ऐसे मूंद लेता है। जब मूंद लेता है तो वहां पर देखेंगे वो चीज क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। यानी जिसके सभी अंग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वांग सम कहा जाता है। तो यहाँ पर आकृति भी समान होता है दोस्त, और आकार भी क्या होता है, समान होता है, उसी को क्या कहते हैं, कांग्रुएंसी यानी सर्वांग सम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो सर्वांग सम की बात मैंने यहाँ पर कर ली। ठीक है, सर्वांग सम हो जाता है। आगे देखेंगे, देखिए अब हम समरूपता के बारे में देखेंगे कि समरूपता क्या होता है। देखिएगा, तो एक शब्द यहाँ पर मैंने लिखा कि समरूपता यानी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के बारे में अगर देखें कि क्या होता है सिमिलैरिटी, जिसको समरूपता कहा जाता है। अब अभी तो आकृतियों के माध्यम से समझाया, अब थोड़े से मैथ की भाषा में आपको समझाते हैं कि समरूपता कब कहा जाता है दोस्त। अब जैसे देखिएगा, आपके पास 2 ट्राइंगल होंगे, ठीक है, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजेगी दोस्त, आपको यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा। आपने 2 ट्राइंगल लिया, उसके बाद इधर एक ट्राइंगल आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्राइंगल आपने लिया, इसका नाम दिया पी क्यू और क्या आर दिया। अब आपको पता है कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण भैया, यानी ये वाला कोण इसके बराबर रहे और ये वाला कोण अगर इसके बराबर रहे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर रहे, ठीक है, ये वाला इसके बराबर। ध्यान देना, एक को एक इस देखिए एक बार मैंने यहाँ पर बनाया तो समझ जाना कि इसको इसके साथ, ये नहीं कि मन तुम्हारा भड़क जाए भैया आप इसको इसके साथ बोलने लगे, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए एक लाइन खींचा है तो यहाँ भी एक लाइन खींचा तो समझ जाना दोस्त इनको इनके साथ देखा जाए। यहाँ पर 2 लाइनें हैं तो यहाँ पर 2 लाइनों के साथ यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो यहाँ पर 3 लाइनों के साथ इनको देखा जाएगा। ठीक है, तो एक को एक के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ देखा जाता है तो एक किस रूप में बन जाता है, ये ट्राइंगल के रूप में बन जाता है। ठीक है, इसी को ट्राइंगल, है ना। तो अब ध्यान देना बात समझना कि एक किसके बराबर कहेंगे साहब ए वाला तो भैया पी के बराबर है, और बी वाला किसके बराबर है, कहेंगे साहब बी वाला तो क्यू के बराबर है। और उसके बाद
उसके बाद कहेंगे साहब बताइए सी वाला किसके बराबर, तो कहेंगे साहब सी वाला तो एंगल आर के बराबर है, सी वाला तो एंगल आर के बराबर है। यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होता है। इस तरीके से कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद फिर हमको क्या करना है भैया, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो ध्यान देना कि देखिए ए बी की संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा किसको माना जाएगा, तो कहेंगे साहब पी क्यू को माना जाता है। तो ए बी बटे मैंने क्या लिखा, पी क्यू लिखा। कहा जाए साहब ए सी का संगत भुजा क्या होता है, तो आप कहेंगे AC का संगत भुजा क्या होता है, PR होता है। और BC की संगत भुजा तो आप कहेंगे साहब BC की संगत भुजा तो QR होता है। ठीक है, तो ध्यान देना भैया, दो त्रिभुज आपस में समरूप कब कहलाते हैं, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाए और साथ साथ भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि भुजा संगत भुजा का अनुपात AB बटा PQ, AC बटा PR, BC बटा QR, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, साथ साथ में कोण भी संगत कोण, संगत का मतलब भैया इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, ये कोण भी बराबर हो और साथ साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर होता है दोस्त, तो उसे कहते हैं कि त्रिभुज समरूप है। लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR। ये नागिन डांस का चिन्ह होता है, ये समरूप चिन्ह को दर्शाता है। ठीक है, सिमिलरिटी को बताता है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ऐसे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ शब्द यहाँ पर समझते हैं दोस्त। क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि सर्वांग कैसे, सर्वांग समता कैसे देखा जाता है, सर्वांग समता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ना, सर्वांग समता। अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, तो सर्वांग समता के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास ये त्रिभुज मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं, बनाया ए बी और क्या बनाया सी, और उसके बाद फिर से एक त्रिभुज मैंने बनाने की कोशिश की, मैंने नाम दिया पी क्यू और क्या दिया, आर दिया। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है। हम कहेंगे कि ए किसके बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी दोस्त एंगल आर के बराबर हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ए वाला पी के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर और सी वाला आर के बराबर। तो आपने देखा कि यहाँ पर संगत कोण का मतलब है कि साथ साथ कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और साथ ही यहाँ पर दोस्त थोड़ा से फर्क ये होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि भुजाओं को बटे के रूप में लिखा है और यहाँ भुजा स्वयं ही बराबर हो जाता है। ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर होता है और ए सी किसके बराबर, तो कहेंगे पी आर के बराबर होता है और बी सी किसके बराबर होता है, क्यू आर के बराबर होता है। तो ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, ए सी भुजा पी आर के बराबर और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर होता है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पर सर्वांग है तो अंग तो बराबर होगा, यानी भुजा ही आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए दोनों में फर्क आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भुजा अनुपात के रूप में और यहाँ पर भुजा बराबर है। तो यहाँ भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखा गया है, बटे के रूप में लिखा गया है और यहाँ भुजाओं को आपस में बराबर किया गया है भैया। तो यही दोनों में फर्क होता है सर्वांग समता और समरूपता में, कि यहाँ भुजा ही बराबर होता है और यहाँ भुजाओं का अनुपात के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांग समता का ये चिन्ह होता है, ऊपर नागिन डांस का एक चिन्ह होता है, नीचे दो अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो सर्वांग समता का चिन्ह हो जाता है सर्वांग सम आपका हो जाएगा त्रिभुज किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाता है। तो ABC सर्वांग सम किसके होता है, पी क्यू आर के होता है। ठीक है, तो आपने देखा इंट्रोडक्शन में आपने समझा दोस्त कि पहले ट्राइंगल क्या होता है, फिर आपने समरूप आकृतियों के बारे में समझा, समरूप सर्वांग सम आकृतियों के बारे में समझा, फिर मैथ की भाषा में मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, इनके बारे में चीजों को क्या करें, समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका एक पार्ट देखिए ये वाला,
आपका जो बचा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्नावली 6.1 बहुत लाजवाब है, इसमें कुछ बताना नहीं है, बस आपसे कहना कि क्वेश्चनों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको देखिए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कहता है सभी वृत्त होते हैं, तो अभी हमने बताया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आपको पता है कि समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, अभी झट बताया। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु होंगे तब, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा जाएगा, आपको समबाहु लिखा जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या होगा, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। दो जैसे समरूप आकृतियां, अभी बताया समरूप आकृतियां में, जैसे आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ए और बी और क्या सी, एक छोटा सा त्रिभुज बना देता हूँ पी क्यू और क्या आर, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप आकृतियां हो जाती हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो बताइए, एक मैं वर्ग बना देता हूं और एक मैं आयत बना देता हूं, तो क्या समरूप है, तो कहेंगे साहब ये समरूप नहीं है। ठीक है, इनको समरूप नहीं माना जाता, क्योंकि ये वर्ग है और ये क्या है, आयत है, ये वर्ग और ये क्या, आयत, तो ये आकृतियां एक जैसे नहीं है, तो ये समरूप नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन कहता है बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, समरूप पूछता है, तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा पीएस बटा क्या लिखेंगे, एडी, तो देखिए पीएस बटा क्या लिखेंगे, एडी बराबर, उसके बाद क्यू आर बटे आपका क्या लिखा जाएगा, बीसी, उसके बाद एस आर बटा कितना होगा, डीसी, एस आर बटा क्या होगा, डीसी, और साथ ही पी क्यू बटा आपके पास क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी होगा। देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर मैंने कर दिया, ये वाली साइड इसके अनुपात में कर दिया, ये वाली साइड इसके अनुपात में कर दिया, ये वाली साइड इसके अनुपात में कर दिया। तो देखते हैं हल करके दोस्त, यहाँ पर तो आपको पता है कि यहाँ पर 1.5/3, 1.5/3 और 1.5/3 और 1.5 बटा कितना 3 है। अब देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, तो कहेंगे साहब 0 बढ़ेगा, तो 15/30, यहाँ पर 15 बटा कितना 30 और यहाँ पर 15 बटा कितना 30। देखिए एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे 0, 15 दूनी 30 उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, तो यहाँ पर आपने काटा, मेरे पास 1/2 और 1 बटा कितना आया, 2 आया। तो देखिए भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन दोस्त यहाँ पर कोण निर्भर नहीं करता। अब जैसे यहाँ पर जो आकृति बनी है, ये 90 का कोण दिया है, इसको हम मान लेते हैं 90, और देखिए सारी भुजाएं बराबर से क्या है, ये वर्ग है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मान लेते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे, सम चतुर्भुज कहते हैं। और सम चतुर्भुज की प्रत्येक कोण दोस्त 90-90 के नहीं होते भैया, अगर इसका भी कोण 90-90 का होता, देखिए सम चतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90-90 के नहीं होते, हाँ, और यहाँ के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90-90 के होते हैं, तो इनके कोण आपस में बराबर नहीं है, यानी P वाला डजन नॉट A के बराबर होगा और Q वाला डजन नॉट किसके बराबर, B के, उसके बाद S वाला एंगल D के नहीं बराबर, और एंगल R जो है किसके बराबर नहीं है, एंगल C के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज हमारे समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, ये समरूप नहीं हो सकता, अतः चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं हो सकता, चतुर्भुज किसके, ए बी सी डी के। ठीक है, समरूप कब होते दोस्त, जब उनके कोण भी आपस में बराबर हो जाते तब, लेकिन यहाँ पर कोई कोण बराबर ही नहीं है, इसलिए इनको समरूप नहीं माना जाता। सिर्फ भुजाओं के अनुपात बराबर से नहीं होता भाई, अगर उनके कोण भी बराबर होते, क्योंकि सम चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 के नहीं होते, लेकिन वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है भैया, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने शुरुआत में दोस्तों क्या किया कि सबसे पहले आपने देखा कि मैंने ट्राइंगल जब स्टार्ट की, ट्राइंगल में मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन था सारे अच्छे से आपको समझाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रश्नावली 1.6 को भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। प्रश्नावली 1.6 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे वो आपका रहेगा थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय एग्जाम में दोस्त पक्का ही पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपको सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।